तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच इज कॉपर मेटे? विच इज कॉपर मेटे? कॉपर मेटे क्या होता है, बात करें इसके बारे में। तो देखो बात करेंगे कॉपर मेटे क्या होता है, आपको मैं सिंपल से बताऊं तो कॉपर मेटे क्या होता है सर। कॉपर मेटे होता है Cu2S और FeS। Cu2S और FeS होता है, क्या होता है ये कॉपर मेटे। तो ये हमारे पास में सिंपल सा है, ये आपके लिया गया है चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी से, यानी जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ मिनरल्स में से। ओके, तो देखिए जो ये है हमारे पास में, ये क्या है CuFeS2 क्या है और Cu2 क्या है, तो बात करें इसके बारे में। देखो ये मेरे पास में है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है मेरे पास में क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है मेरे पास में क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको क्यूप्रस ऑक्साइड। और मेरे पास में जो CuFeS2 है वो है मेरे पास में चाल्कोपाइराइड, चाल्को पाइराइट, क्या है मेरे पास में ये चाल्कोपाइराइट। और ये क्या है मेरे पास में क्यूप्रस ऑक्साइड। आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस चीज को। तो देखो अभी हमारे एग्जाम में ये वाला आया है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद पढ़ लेना आप लोग विच इज कॉपर मेटे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। बक्साइट इज द ओर ऑफ, बक्साइट किस चीज का ओर होता है, तो आपको बता दूं मैं। बक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। बक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये आता है Al2O3H2O, है ना, यहाँ पर XH2 होते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आ जाता है बक्साइट का फॉर्मूला Al2O3, और ये H2O लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं बक्साइट इज द ओर ऑफ। और क्या होता है सर जिसके अंदर प्योर फॉर्म का मेटल, यानी सबसे प्योर, जो सबसे नहीं सिर्फ प्योर फॉर्म का मेटल, क्योंकि इसके अंदर भी आपके इम्प्योरिटी होती है। और के अंदर भी क्या होता है, और के अंदर भी प्योरेस्ट मेटल, प्योर मेटल और इम्प्योरिटी दोनों होती है। और उस इम्प्योरिटी या और को ही प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं जी स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस, यानी अमोनिया गैस को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सी विधि से अमोनिया गैस बनाई जाती है। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए हमारे पास में कौन सा प्रोसेस होता है, हैबर्स प्रोसेस होता है हमारे पास में। कौन सा प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। देखिए हैबर्स प्रोसेस को मैं लिखता हूँ, क्या होता है हैबर्स प्रोसेस, बात करते हैं फिर उसके बारे में बात करें। देखिए जो हैबर्स प्रोसेस है उसको बनाने के लिए हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, और 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल ऑफ आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आपको क्या मिलेगा, 2NH3 यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलेगा। इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। और यहाँ पर जो फेरस है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे जो फेरस है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और जो मोलिब्डेनम है यहाँ पे वो प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है, प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, और मोलिब्डेनम क्या करेगा, मोलिब्डेनम क्या करेगा, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट होता है, यानी वो भी हेल्प करता है रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे पास में हैबर्स प्रोसेस हो गया, ओके। अब मुझे बताइए बच्चों कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या होता है, क्या बनाने में काम आता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, सिर्फ हम ये बात करेंगे। सर कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम आता है, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है वो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4, H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है, वो नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, HNO3। तो हमारे पास में ये है। अच्छा, अमोनिया, देखो अमोनोलाइसिस है, तो अमोनिया का ब्रेकडाउन कर देना, अमोनिया का ब्रेकडाउन कर देना, अमोनिया को ब्रेक कर देना, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया, ब्रेक डाउन ऑफ अमोनिया, इसको बोला जाता है अमोनोलाइसिस। अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस, इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, अमोनोलाइसिस। तो देखिए चलते हैं फिर आगे, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इससे रिलेटेड हमने जो भी हमारे पास में ऑप्शन थे हमने सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारे पास में चूज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। अच्छा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्षारीयता की सही घटता हुआ क्रम कौन सा है, यानी जो क्षारीयता है यानी बेसिसिटी है, उसका घटता हुआ क्रम कौन सा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो, जो हमारे पास में 15 ग्रुप की जो फैमिली होती है, नाइट्रोजन जो फैमिली होती है, उसके पास में एक लोन पेयर होता है, उसके पास में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो 15 ग्रुप के पास में, यानी नाइट्रोजन फैमिली के पास में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इस लोन पेयर की वजह से बेसिसिटी आती है उसके अंदर, इस लोन पेयर की वजह से इसमें बेसिसिटी आती है बात समझ में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। ठीक है, इस तरह से उसमें बेसिसिटी आ जाती है। तो ऑल द हाइड्रा ऑल द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, सभी हाइड्राइड में क्या होगा, ग्रुप 15 के पास में एक लोन पेयर होगा, और जो उनकी बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी डाउन टू द ग्रुप, वो डिक्रीज हो जाएगी डाउन टू द ग्रुप। तो इसको अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर होगा फर्स्ट वाला, इसको अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर होगा फर्स्ट वाला। तो यहाँ लिखेंगे हम, ऑल हाइड्राइड्स ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 हैव लोन पेयर। ठीक है, एक्ट एज अ लुईस बेस, एक्ट एज अ लुईस बेस, ये सभी के सभी क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ these hydrides decrease down to the group। आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से ये जो बेसिसिटी है वो डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर होगा ये वाला। ठीक है, ओके। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फार्मूला ऑफ चाल्कोपिक्रिन क्या, चाल्कोपिक्रिन, जो हमारे पास में चाल्कोपिक्रिन है उसका सूत्र क्या है, चाल्कोपिक्रिन है उसका सूत्र क्या है। तो आइए बात करें इसके बारे में, बात करते हैं। देखिए, इसका हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, उसका फॉर्मूला ये बनता है, देखो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, चारकोपिक्लिन को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर, क्लोरोफॉर्म होता है हमारे पास में CH Cl3, तो H को हटा करके आप क्या करोगे, नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे यहाँ पे। मतलब क्या, CnO2 Cl3। तो मुझे बताइए ये वाला हमारे पास में कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, सर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में देखो उस तरह से होगा, देखने एक बार आप ये, CL3 और NO2, ये हमारे पास में जो आया है वो चाल्कोपिक्रिन का स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको टीयर गैस भी बोलते हैं, चाल्कोपिक्रिन को हम टीयर गैस भी बोलते हैं, टीयर गैस भी बोलते हैं, टीयर गैस भी बोलते हैं। देखो जो उसकी स्मेल होती है वो एक तरह से पंजेंट स्मेल होती है, यानी मतलब थोड़ी गंदी स्मेल होती है इसकी। ऑयली लिक्विड होता है ये, ऑयली लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल, इस तरह से, है ना। तो ये हमारे पास में, ये है हमारे पास में फॉर्मूला क्लोरोपिक्रिन का, क्लोरोपिक्रिन का। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन लिया गया था ये पी ब्लॉक में से लिया गया था। तो हम आगे चलते हैं कि लाफिंग गैस इस, लाफिंग गैस क्या है। लाफिंग गैस जो है आपकी वो नाइट्रस ऑक्साइड, आपके पास में जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मतलब जो आपके पास में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है इसमें। लाफिंग गैस कौन सी होती है हमारे पास में, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O होता है इसका फॉर्मूला। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +1, वो होती है +1। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसको कलरलेस, इसको हैप्पी गैस भी बोलते हैं, इसको हैप्पी गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लोगों को हैप्पी रखने का काम करती है, तो उसको हैप्पी गैस भी बोलते हैं। और ये कलरलेस होती है, ये गैस कलरलेस होती है, कलरलेस होती है, और ये नॉन फ्लेमेबल होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये जो गैस है वो कलरलेस होती है, और ये नॉन फ्लेमेबल होती है, यानी इसको जला नहीं सकते आप, और इसका कोई कलर, पर्टिकुलर कलर होता होता नहीं है। अब देखिए,
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जो फेरस है वो हमारा आयरन है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और वो आता है 26 नंबर पे आता है। 26 पे आता है, उसका बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास में आर्गन 3d, सॉरी 4s2 3d6। तो इसका हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ओके, ओके सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें पूछा किससे है? हमें पूछा है फेरस, ठीक है, 2+ यानी Fe2+ के बारे में पूछा है। तो Fe2+ यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो क्या होगा? 24 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए 4s1 या 4s0, सॉरी 4s0 3d6, 4s0 3d6, इस तरह से हमारे पास में क्या होगा? इसका हमारे पास में इसका वो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब इस केस में देखिए एक बार आप 3d6 यानी 3d वाले के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल अप कीजिए। 3d वाले के अंदर आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। देखिए करते हैं सर। सर अकॉर्डिंग टू रूल कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन? एक इस इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें एंड देन जो 6 वाला होगा वो इसमें आएगा। इस तरह से पेयरिंग करते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं और वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? अपोजिट स्पिन के होते हैं, अपोजिट स्पिन के होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1 2 3 4, यानी हमारे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। यानी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है Fe2+ में या Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में कितने हैं? नंबर 4 है उसके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपके? ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं हम आगे। देखिए अब हम चलते हैं आगे। विच एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? विच एलिमेंट शोज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट? सबसे पहली बात तो ये है कि सर जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से वाले ग्रुप के करते हैं? सर डी ब्लॉक के करते हैं। डी ब्लॉक के क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डी ब्लॉक होता है ना, वो डी ऑर्बिटल वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मैं, विच एलिमेंट शोज +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? देखिएगा जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजन क्या है इसका? पहला रीजन इसका ये है, ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी जो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है उसके कारण होता है। और दूसरा रीजन हमारे पास में ये है कि अ, दूसरा रीजन हमारे पास में ये है कि उसके अंदर जो हमारे पास में जो NS2 यानी NS2 और N-1D के जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। एनर्जी नियरली सेम, इसीलिए ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं टू मेक बॉन्ड। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किसकी +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में या पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो मैंगनीज है उसकी सबसे ज्यादा +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सर ऐसा क्यों होता है? ये बात करते हैं। देखिए जो मैंगनीज है वो हमारा कितने नंबर पर आता है? हमारा मैंगनीज, मैंगनीज हमारे पास में आता है 27 नंबर, 25 नंबर पे। और जो क्रोमियम है वो हमारे पास में आता है 24 नंबर पे। और जो फेरस है वो आता है हमारे पास में 26 नंबर पे। और जो कोबाल्ट है वो आता है हमारे पास में 27 नंबर पे। ओके सर, 25 24 26 27। तो इस तरह से हमारे पास में ये एलिमेंट है जिनके बारे में हमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखिए मैंगनीज 25 नंबर पे आता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या होगा? आर्गन होगा। और 4s2 3d
5। अब देखिए एक बार आप ये 3d5 यानी इसके अंदर भी एक 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 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या करेंगे, ये सभी के सभी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, और ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो +7 हो सकती है। तो हमारे पास में ये जो हमारे पास में ये जो NS और N-1d जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी इनकी इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, और इट कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। देखिए इस तरह से। अब देखिए क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, हमारे पास में ये आर्गन है, ठीक है। क्रोमियम 24 पे आता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। होना क्या चाहिए था, 4:3d4 होना चाहिए था, लेकिन कितना होगा, 4s1 3d5 होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो हमें यही मिलता है। ओके सर। फिर हमारे पास कौन सा है, फेरस, जो कि 26 पर आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, आर्गन होगा, और 4s2 3d6 इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सर इसका जो, देखो मेरी बात सुनिए, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, +7, और इसके अंदर जो हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी हमारे पास में +6, और इसके अंदर जो आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो आएगी मेरे पास में +4 + 3, इस तरह से जा सकती है इसके अंदर, +2 इस तरह से जा सकती है इसके अंदर। ओके। और जो हमारे पास में कोबाल्ट है उसके अंदर जो है उसका बनाते हैं एक बार देखिएगा, 4s2 3d7, यानी जो उसके अंदर जाएगी वो कितनी जाएगी हमारे पास में, +3 +2 +1 इस तरह से जाएगी कोबाल्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +7 का जाने का मतलब है +5 +6 +4 +2 +1 इस तरह से भी जा सकती है मैंगनीज के अंदर, क्रोमियम के अंदर भी जा सकती है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमारे लिए मैंगनीज की होगी जो +7 में जाती है, ठीक है इस तरह से। द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज आर, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइट्स की वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेंथेनाइट्स है वो कहाँ से आया है हमारे पास में, सर ये एफ ब्लॉक का पार्ट है। लेंथेनाइट जो है वो एफ ब्लॉक का पार्ट है, अगर मैं कहूँ इन अनदर वर्ड्स, तो एफ ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेंथेनाइट्स में और एक्टिनोइड्स में, और एक्टिनोइड्स में। अब देखिए लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, देखो आपको पता है ना, वो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो नीचे की तरफ दो लाइनें बनी हुई हैं आपकी, दो पीरियड बने हुए हैं, उसमें से जो सबसे ऊपर वाला है उसे बोलेंगे लेंथेनाइट, और जो नीचे वाला है उसे बोलेंगे एक्टिनाइट। दोनों के अंदर 14 एलिमेंट होते हैं हर पीरियड में, ठीक है। ओके। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट कितनी होती है, जनरल स्टेट लेंथेनाइट की होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और अगर मैं एक्टिनोइड की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इसके अंदर सभी जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, यानी रेडियो एक्टिव होते हैं, नहीं होते हैं कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट प्रोमीथियम, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन फीलिंग नहीं। ओके देखिए, अब हमारे पास में ये जो एक्टिनोइड है इसके सभी एलिमेंट रेडियोएक्टिव होते हैं, ऑल एलिमेंट आर रेडियोएक्टिव, और ऑल एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसके न्यूक्लियस में अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसका, और वो अपने लाइफ टाइम में रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। रेडियो एक्टिव विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट विदाउट एक्सेप्शन। आ रही है बात समझ में, तो इस तरह से हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज आर, ठीक है इस तरह से। अब हम आगे चलते हैं, देखिए विच एलिमेंट इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट का सेंट्रल एटम जो है वो क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स का बना हुआ रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लोरोफिल जो कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या बोलते हैं, देखो उसको, जो क्लोरोफिल का जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5, मैं लिखता हूँ मैं, ये देखिए आप, C55H72Mg N2O5, तो हमारे पास में ये जो दिख रहा है ना आपको, जो ये जो दिख रहा है आपको, ये मैग्नीशियम, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, यानी क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व होता है, तो ठीक है। हमारे पास में क्या मिला है, ये मैग्नीशियम मिला है, यानी मैग्नीशियम होता है आपके, तो इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सी वाला।
ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल आपके ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल होता है, लीव्स में मेसोफिल सेल्स होती हैं और वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना क्लोरोफिल जहाँ पर होता है वहाँ पर खाना बनता है, ठीक है, प्लांट का। ओके, और ये क्लोरोफिल एक स्पेशल तरह का पिगमेंट देता है, यानी जो ग्रीनिश पार्ट है प्लांट का या ट्री का, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल हमारे पास में बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई टाइप्स के, यानी इतने तरह के हमारे पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल के जो बीच में जो पार्ट लगा हुआ रहता है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम मेटल में मेटल काम आता है उसके अंदर। ठीक है, आ रही ये बात समझ में? ओके सर, आगे चलते हैं अब हम। देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeC2O4 थ्राइस। ठीक है, देखिए जिसका हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? इसका नेम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेट फेरेट थर्ड। ठीक है, ये इसकी क्या क्या होगी? इसका एक्चुअल नेम होगा। आइए बात करते हैं अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि जिसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो उसको आप एक्स मान लेना। तो यहाँ पर जो सेंट देखो हमारे पास में ये जो यहाँ पर ये जो पोटेशियम है वो क्या है मेरे पास में? काउंटर आयन। वो क्या है मेरे पास में? काउंटर आयन है। ठीक है, और जो ये फेरस है वो क्या है मेरे पास में? सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है। और जो मेरे पास में ये ऑक्जिलेट है, ये मेरे पास में लीगेंड है, ये मेरे पास में लीगेंड है। और जो ये 3 दे दिया हुआ है आपको, ये आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी होती है। ठीक है, ओके। अब आइए बात करते हैं हम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 पेयर ऑफ लोन पेयर है वो डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। अब आइए बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए K3FeC2O4 3। ओके सर, इसका क्या बताना है हमें? इसको हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल हमारे पास में है उसको मैंने मान लिया एक्स, उसको मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, और ये पोटेशियम की वैलेंस पोटेशियम की होती है वैलेंसी 3, यानी +3 होती है। ओके सर, और जो ऑक्जिलेट है उसकी होती है -2। और ये हमारे पास में कितने -2 हैं सर? हमारे पास में दो माइनस हमारे पास में जो है वो 3 ऑक्जिलेट हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और कोई चार्ज लगा हुआ है कंपाउंड के ऊपर? नहीं लगा हुआ, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो हमारे पास में सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो देखिए x -6 + 3, तो -6 क्या हो जाएगा? x-3 हो जाएगा। x -3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे +3। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास में 3। तो जो उसका आंसर होगा द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण की अवस्था क्या है, तो वो होगा हमारे पास में आंसर सी, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास में सी पर आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो इस तरह से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, देखिए डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो अपनी तरफ पोलरिटी बना लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में, जैसे कि देखो ये जैसे कि हमारे पास में HCl है। HCl आपको पता है कि दोनों आयनिक है और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन से। ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। जब डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर मूवमेंट होगा वहीं पर ही डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। आप बात समझ पा रहे हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वहीं पर ही डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरफ से। ओके अब देखिए, हमारे पास में ये जो HCl है उसका डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का इस तरफ होगा, तो ये पूरा का पूरा इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो? अब इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अगर होगा तो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। डाइपोल मूवमेंट मूवमेंट नॉन जीरो होगा।
ठीक है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जीरो तो नहीं होगा सर। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें जीरो वाला ढूंढना है, हमें जीरो वाला ढूंढना है इसमें से। तो जीरो वाला डायपोल मोमेंट किसका होगा सर? जीरो वाला डायपोल मोमेंट होगा आपका मीथेन का। किसका होगा आपका? मीथेन का। बात करें इसके अंदर, देखिए कैसे बात करते हैं, मेरी बात सुनिए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए CH3 के बारे में, यानी क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये H है, क्लोरीन 3 लगे हुए हैं इसमें, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये CH Br3 है, CH Br3, CH CH, ठीक है। ओके, देखिए हमारे पास में क्या है, ये I3 है। आइए बात करते हैं, देखो उनके स्ट्रक्चर बना करके। अब देखिएगा, तो ये हमारे पास में क्या है, CH Br3 है, Br 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 सर, बिहार नहीं है, Br है, ठीक है। I3, सॉरी आई, हाँ, इस तरह से। अब देखिए हमारे पास में, देखिए सबसे ज्यादा जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, ये जो हमारे पास में ये जो CHCl3 है, इसके सभी जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस कार्बन एटम के पास में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से। मतलब ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, लेकिन क्लोरीन की प्रेजेंस में संगति का असर आने की वजह से इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव है वो क्लोरीन की तरफ बढ़ जाएगा। क्लोरीन की तरफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सर इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा सर? इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ। क्योंकि देखो, ये वाला क्लोरीन, ऊपर नीचे वाले जो क्लोरीन होंगे वो अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, और जो कौन सा वाला बचेगा सर, हमारे पास में एक डायरेक्शन बचेगा, वो ये वाला डायरेक्शन होगा। आ रही है बात समझ में? तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारे पास में ये वाला होगा। सर सिमिलर केस इसके अंदर हमारे पास में, देखिए एक बार आप ये, जिस तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे थोड़ा कम हमारे पास में ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो भी अपनी तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा कार्बन से। जब कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो कार्बन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, वो इस तरफ होगा। अब CHI3 सर सिमिलर केसेस किसके अंदर होगा, क्योंकि आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। आ रही बात समझ में? इस तरह से। तो इसका भी इलेक्ट्रो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब आइए बात करते हैं CH4 के बारे में, CH4 के बारे में। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो CH4 की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp3 होती है, मतलब कि टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जो उसका अरेंजमेंट होता है बॉन्ड का, वो किस तरह से होता है, देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं। CH4 कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, और हर CH बॉन्ड एंगल जो होता है उसका वो बराबर होता है, ठीक है। और देखिए, जहाँ से जितना अट्रैक्शन ये वाला CH लगा रहा है, उतना अट्रैक्शन ये वाला CH लगा रहा होगा। देखो, नो डाउट आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को। तो जिस टेंडेंसी से ये वाला हाइड्रोजन डोनेट कर रहा होगा ना, उसी टेंडेंसी से ये वाला हाइड्रोजन भी डोनेट कर रहा होगा। उसी टेंडेंसी से ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। उसी टेंडेंसी से ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो सभी तरफ से जब बराबर का फोर्स लगता है तो क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। डाइपोल मोमेंट उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट यानी म्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको? नॉन पोलर मोलिक्यूल। आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। तो ये हमारे पास में मीथेन की ही वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। मतलब बात वही हो गई सर, कि अगर मैं इस पेन को पकड़ूं, तो अगर मैं एक तरफ से खींचूंगा तो ये पेन इस तरफ चला जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ से पकड़ के खींचूं और दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये पेन रेस्ट में रखा रहेगा। सिंपल सा फिजिक्स का कंसेप्ट है हमारे पास में, फोर्स वाला, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ओके सर, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच केमिकल स्पीशीज इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। यानी हमारे पास में जो SN2 रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसमें रासायनिक प्रजाति कौन सी बनती है, रासायनिक प्रजाति कौन सी बनती है। तो हमारे पास में ऑप्शन है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, या फ्री रेडिकल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमारे पास में जो SN2 रिएक्शन में जो केमिकल स्पीशीज बनती है, रासायनिक प्रजाति बनती है, वो बनती है हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट, बनती है हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारे पास में, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इसमें जो कार्बोकेटाइन की हमारी स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो होता है इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और मिथाइल ग्रुप। हमारे पास में क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास में इसकी जो है वो केमिकल स्पीशीज जो है होती है वो आती है ना। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट हैपेंस इन फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, फिंकल स्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है फिंकल स्टीन रिएक्शन में। ठीक है, फिंकल स्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होता है। देखो कैसे होता है हेलोजन एक्सचेंज, बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा एक बार आप लोग यहाँ पे, फिंकल स्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होता है। जैसे कि मेरे पास में कोई एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड यानी आरसीएल मेरे पास में है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाई, सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड, और सोडियम क्लोराइड साइड में हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास में क्या है, सोडियम आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, तो ये मेरे पास में क्या है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल क्लोराइड है, और ये मेरे पास में एल्काइल आयोडाइड। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरफ तो है हैलाइड दूसरा वाला, और ये सब्स्टिट्यूट हो गया सोडियम आयोडाइड के जरिए, जो आयोडीन है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने क्लोरीन को, और वो आकर के यहाँ बैठ गया आयोडीन के पास में। तो ये हो गया हमारा हेलोजन एक्सचेंज वाला काम। ये होता है काम फिंकल स्टीन रिएक्शन में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज वाला काम होगा हमारा। क्या होगा ऑप्शन, हेलोजन एक्सचेंज वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास में उसका उसका मतलब क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर आए हो तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन, यानी हेलोजिनेशन और हाइड्रोजन को रिमूव करने को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इस तरह से आ रही है बात समझ में आपके, इस तरह से हम करते हैं इसको। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन विक्टर मेयर मेथड विच कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। यानी जो विक्टर मेयर मेथड है उसमें जो कलर इंडिकेट करता है प्राइमरी अल्कोहल, वो कलर कौन सा होता है, विक्टर मेयर विधि में कौन सा रंग प्राथमिक अल्कोहल का सूचक है, प्राथमिक अल्कोहल का सूचक है। तो देखो उसके लिए हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो ए वाला ऑप्शन है हमारा ब्लड रेड, वो उसका करेक्ट आंसर होगा, वो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मेरे पास में 3 ऑप्शन है, थोड़ा और उसके बारे में बात करना चाहेंगे हम कि इन वेक्टर मेयर मेथड प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो भी आपने देखा रेड कलर, यानी ब्लड रेड कलर का बन रहा है, ब्लड रेड कलर का बन रहा है। ठीक है ना। और जो आपके पास में जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, वो कौन सा कलर शो करता है सर, वो ब्लू कलर शो करता है। वो क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। ओके, और जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है सर, वो कोई कलर शो नहीं करेगा, वो कलरलेस होगा। वो क्या होगा, कलरलेस होगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो आपको मैंने तीनों कंसेप्ट दे दिए हैं। आपके एग्जाम में अभी ये आया है 2019 के एग्जाम, 2020 के एग्जाम में, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2024 वाले में, 25 वाले में आपके पास में ये आ जाए। ठीक है, सेकेंडरी का आ जाए, टर्सरी का आ जाए, तो उसको याद करना जरूरी है। मिल्क शुगर इज नोन एज, मिल्क की शुगर कौन सी होती है, मिल्क शुगर इज नोन एज, तो मिल्क की शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज, दुग्ध शर्करा है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रक्टोज, आपको बताना चाहूंगा मैं।
जो मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होती है। आपने सुना होगा ना कि कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब लैक्टोज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, उसको दूध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मतलब जो दूध के अंदर जो लैक्टोज है उसको बर्दाश्त नहीं है, यानी वो उसके अंदर प्रॉब्लम होती है उसको पीने के बाद में, तो वो क्या करती है, लैक्टोज फ्री मिल्क लेती है, यानी ऐसा मिल्क जिसमें शुगर ही नहीं होती है, लैक्टोज शुगर, ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ग्लूकोज आप जानते हो, ग्लूकोज क्या होता है ना, ग्लूकोज तो आपका C6H12O6 होता है ना, C6H12O6। लैक्टोज क्या होता है सर, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक होता है। और माल्टोज क्या सर, माल्टोज भी ब्रेक होता है ना। और फ्रक्टोज क्या होता है सर, फ्रक्टोज सर सुक्रोज से मिलता है हमें, सुक्रोज को जब आप ब्रेक करोगे, यानी केन शुगर को जब आप ब्रेक करोगे, केन शुगर को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये ग्लूकोज में ब्रेक होगा, ये ग्लूकोज में ब्रेक होगा, और साथ के साथ में ये फ्रक्टोज में ब्रेक होगा, फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास में लैक्टोज है, लैक्टोज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में क्या फर्क होता है सर? देखो लैक्टोज तो एक मिल्क का शुगर है, वो एक अलग कंसेप्ट है, और जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, यानी अगर आप मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जो एसिड मिला दोगे, लैक्टिक एसिड, तो क्या होगा वो, द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, 33 की तरफ चलेंगे। 34 दे रखा है, ओके सर। 33, अभी करते हैं 33 की बात हम। 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन। अब देखिए, इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश नहीं करता है? तो देखो हमारे पास में जो आइसोसाइनेट टेस्ट है, यानी कि हमारे पास में कार्बिल अमाइन टेस्ट है, हमारे पास में क्या था, कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट, उसी को बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। उसमें क्या होता करते हैं सर हम, उसमें हम एसिड अमाइड, उसमें हम क्या करते हैं, एसिड अमाइड को लेते हैं, अमाइड को लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हमारे पास में रिएजेंट होते हैं, और फिर क्या करते हैं हम, उसको देखते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन, आप देख रहे हो। तो ये हमारा जो आइसोसाइनेट वाला टेस्ट है, प्राइम ये सर आइसोसाइनेट बनेगा इसके अंदर, क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा आइसोसाइनेट बनेगा इसमें, आइसोसाइनेट बनेगा इसमें, यानी NC। और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर करके आप क्या बना सकते हो, आप इसको फर्दर रिडक्शन करके अमाइन बना सकते हो, इस तरह से, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, आइसोसाइनेट टेस्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल को पहचानने का। अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग रिएजेंट है जो आपके तीनों की तीनों जो भी आपके पास में है ना, ये तीनों की तीनों जो रिएजेंट है, यानी कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, इन तीनों को डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करता है। इट डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ठीक है, टर्शियरी अमाइन, ओके। जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो भी सेम टू सेम काम करेगा, है ना। लेकिन टोलेंट टेस्ट काम नहीं करेगा सर, टोलेंट टेस्ट अमाइन की बात ही नहीं करता, टोलेंट टेस्ट तो बात करता है कार्बोनिल कंपाउंड की, यानी इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है, उस तरह की बात करता है ये, ठीक है। तो देखो टोलेंट टेस्ट क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। टोलेंट टेस्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड यानी RCHO को हम लेते हैं, है ना। और टोलेंस रिएजेंट हमारे पास में होता है सिल्वर अमोनियम सल्फेट, ये हमारे पास में ये Ag+ लेंगे इसका, ठीक है, Ag+ लेंगे, ओके, ओके सर। 2Ag+ लेंगे इसका, और हम लेंगे इसका 5, यानी बेसिक मीडियम में 5OH-, और फिर ये क्या बन जाएगा, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड है हमारे पास में, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा उसको, कार्बोक्सी लेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा, AgS, सिल्वर मिरर मिलेगा हमें, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर मिलेगा, जो कि इंडिकेशन होता है कि हाँ आपके इस
कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलेट आयन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा टोलेंटेस ये काम करता है। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला इज यूरिया, इज ऑफ यूरिया, इनमें से कौन सा यूरिया का सूत्र है। तो हमारे पास में देखो 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। जो हमारा यूरिया का जो फॉर्मूला है, ये एक डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड हमारा आंसर है। तो उसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, NH2CO NH3 NH2। देखो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये वाला होगा, यूरिया वाला। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर, इसका स्ट्रक्चर होगा देखिए NH2 NH2 C डबल बॉन्ड O। क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में यूरिया है। ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में यूरिया है। आपने पढ़ा था ना ये चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर कि इसका मोनोमर्स सर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के अंदर हमने 3 ही पढ़े थे। यूरिया पढ़ा था, ग्लूकोज पढ़ा था और केन शुगर एंड सुक्रोज पढ़ा था। तो उसमें इसका मोनोमर्स हमने क्या लिखा था, उसमें हमने इसका मोनोमर्स लिखा था 60। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ओके सर, ये क्या होता है आपको पता है, सर अमोनिया होता है। ये तो अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया होता है। ओके, अब ये क्या होता है सर हमारे पास में, ये होता है सल्फ सल्फ अमोनियम सल्फ्यूरिल, अमोनियम सल्फ्यूरेट, अमोनियम सल्फ्यूरेट, अमोनियम सल्फ्यूरेट, अमोनियम अमोनियम सल्फ्यूरेट। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम अमोनियम साइनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या होता है, देखो देख के बताता हूँ, रुक जाइए आपने। आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है सर, हम क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो एक नई स्लाइड पे काम करेंगे, एक नई स्लाइड बना के काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। देखिए, ठीक है, देखो यहाँ बनाते हैं स्लाइड इसकी और फिर आपको समझाते हैं इसके लिए। फ्रॉम करंट स्लाइड देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन क्लीमेंजन रिडक्शन, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन क्लीमेंजन रिडक्शन। बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास में ये, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन क्लीमेंजन रिडक्शन, which reducing agent is used in क्लीमेंजन रिडक्शन। बात करें इसके बारे में, देखिए इसका मतलब क्या है, क्लीमेंजन अपचायन में उपयुक्त अपयाची का कारक कौन सा है। क्लीमेंजन क्लीमेंजन अपचयन में चयन में उपयुक्त अपचायी का कारक कौन सा कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं सर, हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम और एंड कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में है सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। और हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में LiAlH4 यानी कि
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हमारे पास में देखो ये ऑप्शन है। सर क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्लीमेंजन रिडक्शन में काम आता है? सर क्लीमेंजन रिडक्शन होता क्या है पहले तो, क्लीमेंजन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सर रिडक्शन का मतलब होता है कि उसमें से, रिडक्शन का मतलब होता है हमारे पास में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन, और सॉरी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है ना, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, से बोलते हैं रिडक्शन। तो हमारे पास में जो क्लीमेंजन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो होता है हमारे पास में जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl। ओके सर, कैसे होता है बात करें इसके बारे में, देखिए बात करते हैं। हमारे पास में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है, ये हमारे पास में कार्बोनिल है, अगर हमने इसके बीच में ये क्लीमेंजन रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, यानी जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl हमने ले लिया, तो क्या होगा सर, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और उसकी जगह पर लग जाएगा हाइड्रोजन, लग जाएगा उसकी जगह पे। देखिए यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, लग जाएगा यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करवा दिया। ओके, अभी सर तीन ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे पास, देखिए रेड फॉस्फोरस और HI कहाँ पे यूज होता है, ये आपका यूज होता है, ये आपका यूज होता है हेलेन वोलेन हेल वोलार्ड, हेल वोलार्ड जेलिन स्काई रिएक्शन, HVZ रिएक्शन में यूज होता है ये, HVZ रिएक्शन में आपके ये यूज होता है ये। ठीक है, ओके, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करके ये जो HI यानी आयोडीन वहाँ पे लग जाता है, इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड, और ये देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, तो सर से हमने ये आपका पूरा पेपर कर लिया है आपका ये। ठीक है,